अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। आईनी तरमीम के कुछ आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। इंसार बासी ने फिर खबर दी है कि हाई कोर्ट के जजों को इनकी मर्ज़ी के बगैर सूबों के दरमियान ट्रांसफ़र करने का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने वाली मुतनाज़ा 27वीं तरमीम के बाद ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि हाई कोर्ट के कम से कम 4 जजेस इस्तीफ़ा देने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि इन 4 जजों ने हाल ही में अपनी हाई कोर्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राब्ता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी मराआत की जो तफ़सील है, वो तलब की है कि अगर फ़र्ज़ किया कि हम लोग अभी जो है वो रिज़ाइन कर जाएँ, तो फिर हमारी जो पेंशन है और बाकी के जो सारे मामलात हैं, वो कैसे चलेंगे? ज़ुबानी तलब की गई ये मालूमात पेंशन के फ़वाइद, जिन तरीक़ों पे ये फ़वाइद मिल सकते थे, इनकी तफ़सीलात, अपनी बाकी रह जाने वाली रुख़सत, यानी कि अगर वो पहले से लीव लेते हैं, तो इनके ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की मौजूदा कीमत, अगर वो ये गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, मतलब जो सरकारी अफ़सर जो गाड़ी यूज़ कर रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट से कहे कि यार मेरे को रहन दियो ते मैं इहनूं खरीदना चाहना, मेरा इहदे नाल दिल लगा आ, आन-जान मेरा सौखा होया है, ते किन्ने को पैसे देने पैणगे। ज़राए के मुताबिक मालूमात तलब किए जाने के इस वाक़े से जुडिशल हलकों में ये अफ़वाहें सरगर्म है कि ये 4 जजेस जो 27वीं तरमीम के बाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की जानिब से ट्रांसफ़र किए जाने वाले जजेस की फ़हरिस्त में शामिल हैं। सरमी के साथ इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि नए सूबों या इलाका जात में ट्रांसफ़र होने के बजाय इस्तीफ़े दे दें। इनमें से 2 जज ऐसे हैं जो आइंदा माह किसी वक़्त पेंशन के लिए अहल हो जाएँगे, जिससे इनके फ़ैसले के हवाले से बेयकीनी पाई जाती है। अब अंदाज़ा करें ज़रा यहाँ पे, अब इस पे हम किसको कौन-सी दीवार के साथ सर मारें कि ये हमारे जज हज़रात हैं, जो उस पेशे से मुंसलिक हैं, जो आए हाय हाय! अल्लाह के रसूल से लेकर वलियों तक और पता नहीं कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में इस ओहदे पे कोई बैठना नहीं चाहता था कि हम इस काज़ी नहीं बनना चाहते कि हमसे कोई ऐसी कोई गलती या गुस्ताखी ना हो जाए, हैं जी? हज़रत उमर काज़ी थे और उनसे हिसाब माँग लिया गया था और एक ये हमारे जज हैं, ये मिसालें उनकी देते हैं, सुबह-शाम सियासतदानों पे तनकीद करते हैं और हरकतें देखें, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान नहीं जाना, हमने तो लाहौर में ही रहना है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें वो जो थब्बू मिलने हैं, वो मिलने का वक़्त आए और हम रिज़ाइन कर जाएँ। बस फिर यही होगा। ठीक कह रहे हैं ना फिर इन जजों के साथ। अच्छा, खबर है जी, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब जो है ना वो मिसकैलकुलेट कर गए हैं। दोनों का गुमान था, बल्कि पीटीआई के इंतशारी टोले ने यकीन दहानी भी कराई थी कि जैसे ही आप इस्तीफ़ा देंगे, पूरी एक हाइप क्रिएट की जाएगी, भूचाल आएगा और ज़बरदस्त वकला तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन दोनों जो जज साहबान नामराद ही रहे, किसी ने घास नहीं डाली। कल पूरे पाकिस्तान में गिनती के 27 वकील भी बाहर ना निकले। जो बाहर निकले उन्होंने मंसूर अली शाह और अतर मिन्नल्ला का नाम तक नहीं लिया। दोनों जो इस्तीफ़े वाले जज हैं, इफ्तिखार चौधरी तरह वो कोई तहरीक लीड करना चाहते थे। उनके ज़हन में था कोई तहरीक चलेगी, उसको लीड करेंगे। हीरो बनना चाहते थे। जिस जमात के आसरे ये सब किया, वो अपने लीडर के लिए तहरीक नहीं चला पा रहे, तो इन 2 जो हैं वो जो 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 काफ़ी सख्त अल्फाज़ होते हैं और मैं दरमियान में से आगे-पीछे कर जाता हूँ। मैं आई डोंट नो, मेरा मैं बस फिर कर जाता हूँ, तो कर जाता हूँ। हालाँकि काफ़ी सख्त अल्फाज़ होते हैं जो मुझे तक पहुँचते हैं उनके बारे में। ठगीबाज़ और पता नहीं क्या-क्या, बट मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। अब जो जवाब देने के काबिल नहीं रहा, उसको अब आपने क्या कहना है? जो मतलब बस ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वतीरा है। ये जिस पर नेकी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके साथ जो करती है, वो आपको पता है। बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने इस जमात के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, इस जमात को बनाने से लेकर, जमात को डोनेट करने से लेकर पता नहीं कहाँ-कहाँ, लेकिन उनका जो हाल है, वो सब आपके सामने है। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद कर रही है। अफ़गान तालिबान रजीम को इंसानियत के लिए मौज़ू नहीं समझती। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत की जानिब से संगीन जराइम के एहतसाब के लिए अफ़गान तालिबान हुकूमत के खिलाफ नई पाबंदियों की तजावीज़ सामने आई हैं, जिनकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हमायत की है। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत का कहना है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियों के कवानीन में तरमीम ज़ेरे गौर है। नए कवानीन में भी तरमीम से अफ़गानिस्तान के लिए महसूस मेयार मुतारफ़ कराएंगे।
قوانین بھی ترمیم کے ذریعے افغانستان پر سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ آسٹریلوی ڈائریکٹر ہیومن رائٹ واچ نے کہا ہے کہ مجوزہ ترامیم انسانی حقوق کے مجرم طالبان کے احتساب کی جانب اہم قدم ہے، اور طالبان کی خواتین کے بنیادی حقوق پر جو اس وقت قدائم ہیں، یا ان کو جس طرح روکا گیا ہے، جرم انسانیت اور عورتوں کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ ایک سنگین جرم اختیار کر گیا طالبان میں، کہ عورتوں کی وہاں پہ شاید زمانہ جاہلیت سے بھی کم اہمیت ہے عورتوں کی وہاں پر۔ آسٹریلوی ڈائریکٹر ہیومن رائٹ واچ کے مطابق یو این او انسانی حقوق ماہرین طالبان کے خواتین کے خلاف مظالم کو ایک ایسا ظلم قرار دیا گیا ہے، بلکہ تفریق قرار دی گئی ہے جو وہاں پر کر رہے ہیں، جس کی کوئی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ طالبان حکام نے سول آزادیوں کو محدود کرتے ہوئے صحافیوں اور کارکنان کو حراست اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اس لیے پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں طالبان رجیم کیونکہ منتخب حکومت نہیں ہے اور عوام کی حکومت نہیں ہے، اور وہاں عوام کی نمائندگاہ حکومت آنے جسے عوام منتخب کریں۔ ہائے پاکستان تو ہڈی سادگی ہے جی، کدی کدی سچ بھی ہلکا جہا بولنا چاہیے نا۔ یہ ہوئی پاکستان والے نے جنہوں نے اتنے جا کے چاواں پیتیاں سن، ہے جی، چاواں پین دے نال انہوں نے جو کیتا سی وہ بھی تواڈے سامنے ہی سیگا۔ تو اب وہ دیکھ لیں ان کو کہ وہ کیسے مطلب کہ وہاں پر دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں، یا دوسری طرف ان کا وہ موقف جو اب ہو رہا ہے۔ لیکن خیر، اب اس وقت کی شاید وہ ضرورت تھی، لیکن اب کی یہ ضرورت ہے، تو اب تبدیلی تو وہاں پہ آنی چاہیے۔ پہلے والے جو تھے، جو جو وہاں پر جو پہلے ایک کٹ پتلی سی حکومت تھی، چاہے وہ اس کے نام پر تھی جس کہتے ہیں آپ ووٹوں کے نام پر، یا کوئی بھی نام صدارتی تھا، لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن کم از کم وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے تو شاید بہتر ہی تھے۔ لیکن یہ تو انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ خیر، ایک دو چیزیں اور چھوٹی چھوٹی کرنی ہے۔ ایک تو دبئی میں جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، وہاں پر ایک جو آپ کے جو جہاز ہیں جی، ان کی بڑی کوئی اہم نمائش ہوئی۔ پاکستان اور ہندوستان کے جو جیٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور پاکستانی جو ہیں، ظاہر ہے مار کا حق جیتنے کے بعد دنیا کی نگاہوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر آپ کے جو جے تھنڈرز ہیں، اور جے تھنڈر نے دھوم مچائی ہوئی پوری دنیا میں، تو لوگ اس کے نزدیک آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سبز حلالی پرچم کو دیکھ کر لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہے جی، مطلب تھوڑا جہا اور اچھا، یہ وہ جہاز ہے جس نے رافیل گرائے ہیں، یہ وہ جے ایس 17 ہے جن کو لے جا کر پاکستانی نوجوانوں نے ہندوستان اپنے سے 10 بڑے گنا جو دشمن ہے اس کو جس طرح سبق سکھایا ہے۔ تو وہاں پر ایک پاکستانی جو جیٹس ہیں وہ توجہ کے مرکز رہے ہیں، پاکستانیوں کے بھی، غیر ملکیوں کے بھی، عربیوں کے بھی۔ اور لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے، وہاں پر ایک ہندوستانی جیٹ بھی تھا جو لایا گیا تھا، اور جو اس خاص مقصد کے لیے لایا گیا تھا، اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کی تیل والی ٹینکی لیک کر گئی۔ آپ دیکھیں، تیل والی ٹینکی لیک کر گئی، کتنا لوکل سا ورڈ ہے، بٹ سچی مچی تیل والی جو ہے وہ ٹینکی لیک کری، اور اس کے جو بیچارے سنتری ہیں، ہندوستانی سنتری جو ہیں، وہ شاپر لگا کر اور پتہ نہیں مٹی لگا کر اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہے، اور اس وائرل سوشل میڈیا سے پاکستانی جو ہے وہ تو ہندوستانیوں کے ٹھٹے اڑا ہی رہے ہیں، لیکن ہندوستانی جو خود ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں ہر جگہ پہ ذلیل ہی کروایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جی وہ ذلیل ہونا جو ہے ان کا وہ بنتا ہے۔ ایک اور جو شاہ خان زادہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، کینیڈا میں ہوا ہے جی، اس کو جو کرنے والے صاحب ہیں ان کا کوئی پتہ لگا لیا ہے، ان کی جو فوٹو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ان کا نام بتایا جا رہا ہے جی، کوئی شاہد بھٹی ہے، شاہد عزیز بھٹی۔ یہ ٹورنٹو میں رہتے ہیں، ٹورنٹو کے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، جی ٹی اے جس کو کہتے ہیں، کیونکہ میں ریسنٹلی آیا، میں تھوڑا سا پتا ہے ٹورنٹو دا وزٹ کر کے آیا۔ تو 4 اس کے حصے ہیں، جو ایک اس کا حصہ ہے وہ وہاں پہ وہ رہتے ہیں، ریزیڈنس آف میشا ساگو۔ اچھا، یہ میشا ساگو جو ہے، اگر میں ورڈ ٹھیک بول رہا ہوں، تو یہ یہاں پر پاکستانیوں کا بھرمار ہے، بڑے پاکستانی ہیں یہاں پر، اور بڑی تیزی سے یہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ وہاں پر بھٹی صاحب جو ہیں، یہ اوریجنلی گجرانوالہ سے ہیں، اور گجرانوالہ سے اوریجنلی ہے جہاں پہ انہوں نے کیا، اور وہاں پہ یہ ایک پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ ان کی جو 2 پراپرٹی کی فرم جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے بھی نام لکھے ہیں، چلے پرائیویسی ان کا نام نہیں لیتے ہم۔ تو یہ اصلی یہ گجرانوالے کے، میں ایک راجہ کبیر صاحب جو ہمارے دوست ہیں، تو ان سے بات کر رہا تھا، تو میں نے پتہ نہیں باتوں باتوں میں کہا، رائے صاحب ایک ایس ایچ او دی مار نے دنیا دی جس ملک وچ بندہ رہندا ہوئے نا، ایک ایس ایچ او دی مار ہے، او دا خاندان، او دا فیملی، او دا گھر، او دے اگے پیچھے سارے اوتھے ہوندے نے، ایک ایس ایچ او دی مار ہے۔ لیکن پتہ نہیں حکومت کیوں نہیں کرتی، یا پتہ نہیں، اب دیکھیں نا شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ جو اس کی بیوی
جو साथ थी, वो कनाडा में जो उसके साथ हुआ, देखें, अब हमारे मुल्क में तो हो, कनाडा, अमेरिका में तो कवानीन हैं। अब मुझे नहीं पता शाहज़ेब साहब ने कनाडा में उस बंदे के खिलाफ कोई रिपोर्ट की है या नहीं की है। ज़ाहिर है उसने जो किया वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। देखिए ये हमारे मुल्क है, यहाँ पर आप किसी की तस्वीर, अब जहाज़ में हम बैठते हैं ना, मैं भी कल परसों लंदन गया था, तो वो उसने अनाउंस किया कि आप बगैर किसी की मर्ज़ी के जहाज़ में वीडियो नहीं बना, लोगों ने टिकटॉक बना के चार दिन, उन्होंने कहा ना, मर्ज़ी के बगैर वीडियो नहीं बना सकते। तो और उसकी बाकायदा तौर पे सज़ा है, पनिश है। ऐसा हो नहीं सकता किसी के बच्चे की या किसी को तस्वीर आप किसी पब्लिक अपना जो सोशल मीडिया उस पे लगाएँ, लेकिन इसने जो किया है, तो इसको मेरे ख्याल में ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ मतलब कि ठीक हो जाएगा, माफी मांगेगा, और वो आंकड़ा हुआ है। वो उसने बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई और वीडियो बयान में कहा कि मैंने ये बड़ा फख्र का काम किया है, और फख्र का काम ये किया है कि बुशरा बीबी जो कि बड़ी पाक बाज बाप पर्दा खातून थी, उसके बारे में जो गुफ्तगू की है वो उसने गलत की है, तो मैंने इसलिए किया है। और जिन्नी पाक बाज है वे ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ एस वीलॉग के उत्ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ ਉਹ सुन लवो। सेहत के शोबे में मरीम नवाज कैसे बेहतर बना रही हैं, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पंजाब के बी एच यू जिसको बुनियादी मराकज सेहत कहते हैं, एक रवायती फिक्स सैलरी गवर्नमेंट मॉडल के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें अमले की मुसलसल गैर हाजिरियां, तबी सामान की चोरी, मरीजों के साथ बुरे सलूक की शिकायत मसूल हो रही थी। बी एच मरीजों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो रहे थे। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी मरकज सेहत की कारकर्दगी की बुनियाद पर आउटसोर्सिंग का फैसला किया है, और इस मॉडल में क्लिनिक्स का इंतजामी इख्तियार डॉक्टर्स को दिया गया है। और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए हर माह अदायगी की हद 8,93,000 रखी गई है। ये रकम हुकूमत की जानब से इस सूरत में अदा की जाएगी जब क्लिनिक में फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात की तस्दीक हो जाएगी। अदायगी सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को की जाएगी जिनको क्लिनिक के मतलूबा नतायज फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर्स की ड्यूटी का दौरानिया सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा, जो पहले 8 से 2 था कल, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ विजिटर फ़ोन कॉल 24 घंटे दस्तयाब होंगी। मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। हर माह कम अज़ कम 1100 मरीजों का तबी मुआयना होगा, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 45 मरीजों को तबी सहूलियात फराहम करना लाज़मी है। तमाम क्लिनिक्स पर 2 लाख तक मालियत की अदवायात मौजूद रहेंगी। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का अमला 6 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से 1 डॉक्टर, 2 एलएच व्यूज़ और 1 डिस्पेंसर, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 1 स्वीपर होगा। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में डिजिटलाइज सिस्टम, कॉल बैक वेरिफिकेशन, मरीजों का फीडबैक और इसकी शिफायत को यकीनी बनाया जा रहा है। क्लिनिक में इमरजेंसी केयर, महफूज डिलीवरी, जच्चा बच्चा की सेहत, खानदानी मनसूबा बंदी, आम बीमारियों का इलाज, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग का निज़ाम भी मौजूद है। जबकि तीसरे मरहले में 1375 क्लिनिक्स आउटसोर्स हो रहे हैं। 2507 क्लिनिक में से 2018 क्लिनिक 24 घंटे सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग का अमल मुकम्मल होने तक तमाम क्लिनिक्स 24 घंटे सहूलियात फराहम करेंगे। अक्टूबर 2025 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 35 लाख से ज़ायद अफराद ने ओपीडी विजिट किया। 35 लाख से ज़ायद अफराद ने, 45,000 से ज़ायद महफूज ज़िंदगियाँ हुई हैं। 1,83,000 से ज़ायद अफराद को फैमिली प्लानिंग में मावनत फराहम की गई है। 13 लाख से ज़ायद हफाजती टीके लगाए गए हैं। 5 लाख से ज़ायद मरीजों को कबल पैदाइश निगहदाश्त, जबकि 95,000 मरीजों को बाद अज पैदाइश निगहदाश्त में रखा गया। देखें ये बड़े अस्पतालों पे जो हमारे हैं उन पे बोझ कम हुआ है। अब 35 लाख जो इन जो क्लिनिक्स में आया है, वही 35 लाख अगर अस्पतालों में जाता तो वहां पे रश पड़ना था। तो ये जो स्कूल आउटसोर्स किए जा रहे हैं या अस्पताल किए जा रहे हैं, ये बेहतर कारकर्दगी के लिए जी हैं। अब हाथ जोड़ के गुजारिश उन लोगों से है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिन डॉक्टरों को ये मिला हुआ है। अच्छा, ये जिन डॉक्टरों को मिला हुआ है ना, अगर वो कोई प्राइवेट काम करे ना, तो मेरे ख्याल में उन डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए, क्योंकि ईमानदारी तो आपको पता है जितनी हमारी कौम में है माशाल्लाह। अब मरियम नवाज कुछ भी कर ले, काम तो आपने करना है। मरियम नवाज तो आपको सहूलतें दे सकती है, बिल्डिंग बना के दे सकती है, दवाइयां दे सकती है, मशीनरियां दे सकती है, चलाना तो फिर इन्हीं लोगों ने है ना। बट उम्मीद है कि अल्लाह पाक ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि जो ये सेहत का शोबा है, ये वाकई ही खुदा की तरफ से खिदमत करने के लिए लोगों को चूज करने का सिलसिला है। जिनको रब चूज करता है वो इस शोबे में लेके आता है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।